देखिए, भारत में कोई भी चीज एज अ पैटर्न प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर हर कुछ किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, टेस्ट बदल जाती है, बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। सो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। खैर, भारत में एग्जिट पोल अक्सर सटीक क्यों नहीं होते, इसको फिक्र के लेंस से देखकर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात, भारत का कोई भी चुनाव दरअसल एक चुनाव नहीं है, सैकड़ों छोटे छोटे चुनावों का जोड़ है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर जाति बदलती है, भाषा बदलती है, मुद्दा बदलता है। एक गांव में अलग अलग इलाकों में वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ऐसी माइक्रो लेवल विविधता को किसी छोटे से सैंपल में समेट लेना पहली चुनौती है। घर के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। दूसरी बात, वोट शेयर और सीट के बीच का रिश्ता सीधा नहीं होता है। महज 2% का स्विंग पूरी तस्वीर पलट सकता है। यानी वोट शेयर का अनुमान सही भी हो तब भी सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है, या मार्जिन ऑफ एरर बहुत महीन है। तीसरा कारण मानवीय है। भारतीय मतदाता अपनी राजनीतिक पसंद को लेकर अक्सर मुखर नहीं होता। कहीं स्थानीय नेता का डर, कहीं समाज का दबाव, कहीं किसी योजना का लाभ छिन जाने की आशंका। वोटर वही जवाब देता है जो उस पल में उसे सुरक्षित लगता है। असली राय ईवीएम के पर्दे के पीछे ही लॉक होती है। चौथा कारण सैंपलिंग खुद एक कमजोर कड़ी है। समय और संस्थान की कमी में सर्वे टीम अक्सर सड़क किनारे, शहरी इलाकों या आसान पहुंच वाली जगहों तक सीमित रह जाती है। दूर दराज के गांव, घर के भीतर रहने वाली महिलाएं, हाशिए पर खड़े समुदाय, इनकी आवाज डेटा में नहीं आती। और जिस डेटा की नींव अधूरी हो उसका विश्लेषण कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, नतीजा अधूरा ही रहता है। पांचवा कारण, चुनाव कई चरणों में होता है और हर चरण की अपनी जमीनी हकीकत होती है। एक ही प्रदेश में पहले चरण और आखिरी चरण की परिस्थिति अलग होती है। सैंपल इन सारी परतों को बराबर पकड़ ले, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर भारत में। लेकिन इन सबसे ऊपर एक मूल बात, एग्जिट पोल आखिरकार एक अनुमान, सत्य नहीं। ये दर्शक के लिए जिज्ञासा है, राजनीतिक दलों के लिए नैरेटिव है और मीडिया के लिए कंटेंट है। पर लोकतंत्र का असली फैसला ईवीएम से होता है और वो फैसला किसी सर्वे, किसी फॉर्मूले या किसी एल्गोरिदम से बड़ा होता है। इसीलिए एग्जिट पोल पर ही देख लीजिए, पर भरोसा सिर्फ नतीजों पर कीजिए और वो नतीजे सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको। ये हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बैंग ऑन राइट। खैर, अब दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत देख लीजिए। क्या वोटिंग की है। मैं सैल्यूट करता हूं जनता को, एब्सोल्युटली। आपके लिए वाकई में क्लैपिंग। जिस तरीके से वोट दिया आपने, जाकर भर भर कर आप घर से बाहर निकले, बहुत अच्छा। पहले चरण की तरह इस बार भी बंगाल में बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 142 सीटों पर 91%, 91% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़े रात 8 बजे तक के हैं। मतलब ये तो अपने आप में इंस्पिरेशन है, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। अंतिम आंकड़े आने तक इसमें फेरबदल हो सकता है। 5 साल पहले हुए चुनाव में मतदान लगभग 81% रहा था। हमें लगा था अरे बाप रे 81%, ये देखिए 91% से ज्यादा। क्या बात है। यानी लगभग 11% का इजाफा हुआ है। 11%। पहले चरण में भी बंगाल में इतिहास बना। पहले राउंड के 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 93% से ज्यादा वोट पड़े थे, जो पिछली बार से 11% ज्यादा है। क्या बात है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2011 में बना था, जो इस बार टूट गया है। आंकड़े स्क्रीन पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में आजादी के बाद से बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व। यानी बंगाल ने इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान का नया अध्याय लिखा है। लेकिन यह रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में हुआ है? जनता का आशीर्वाद किसे मिला है? गद्दी किसे मिलेगी? रुको जरा, 4 मई को पता चलेगा, हम बताएंगे सबसे पहले। अब बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान हुई हिंसा वाली फाइल। उफ, ये उम्मीद कम थी हमें, लेकिन आज भी हुआ। शुरुआत भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। भवानीपुर में विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुबह की शुरुआत ही आरोपों और हंगामों की तस्वीर से हुई। ममता बनर्जी सुबह सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंच गई। यहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर पहुंचे। कुछ देर के लिए स्थिति ऐसी थी कि ममता बनर्जी अंदर थी और शुभेंदु अधिकारी बाहर। ममता बनर्जी के वहां से जाने के बाद यहां तनाव उस वक्त बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जय बांग्ला और चोर जैसे नारे लगाए। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए।
इस नारेबाजी के बीच झड़प शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि नारेबाजी करने वाले लोग मतदाता नहीं है, बाहरी लोग हैं। जब पुलिस ने नारेबाजी करने वालों को वहां से हटाया तो शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे भागते दिखे। कुल मिलाकर भवानीपुर में आज सुबह सुबह हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। एक है गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन। तो ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर को दो, बूथ नंबर, बूथ नंबर। दादा क्या आपके ऊपर हमला किया जा रहा है? दादा ममता की गुंडा लोग, ये दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। ঘর বাড়ি সমস্ত মানে ধাক্কা দিয়ে একটা মহিলা রাত্রি মিডনাইটে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করেছে। তুমি চক্রবেড়ি গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়।